नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे के साथ चर्चा की। कोरोना वायरस से निपटने में भारत के पूर्ण सहयोग का भी आश्वासन दिया। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महिला जनधन खाता धारकों को तीसरी किस्त का भुगतान शुरू किया। केंद्र सरकार ने झारखंड में जल जीवन मिशन पर अमल के लिए 572 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। विश्व भर में आज पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सरकार ने किया शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में मानव और पशुओं की मौत रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया। कोविड-19 महामारी से ठीक होने की दर 48.27% हुई और भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध स्नान यात्रा का आज पुरी में शुभारंभ। समाचार संध्या में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने 2018 में अपनी रवांडा यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। रवांडा के राष्ट्रपति ने श्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत से उपहार में मिली 200 गायों का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्मरण किया। उन्होंने कहा कि इन गायों से बच्चों के लिए दूध और की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिली है और पशुपालकों की आमदनी भी बढ़ी है। भारत और रवांडा के नेताओं ने कोविड-19 महामारी से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की। वे संकट के इस दौर में एक दूसरे के प्रवासी नागरिकों को हर संभव सहायता देने को भी राजी हुए। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से निपटने के रवांडा के प्रयासों में भारत के लगातार सहयोग और चिकित्सा सहायता का भी आश्वासन दिया। सरकार ने जून माह के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 500 रुपए का वितरण आज से आरंभ कर दिया है। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तीसरी किस्त है। वित्तीय सेवाओं के विभाग ने कहा है कि लाभार्थी 10 जून के बाद किसी भी दिन अपने खाते से ये राशि निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये राशि 5 जून से 9 जून के बीच उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। इस राहत पैकेज के तहत पहली किस्त के रूप में 10,029 करोड़ 20 करोड़ रुपए से ज्यादा जनधन खातों में डाले गए थे। दूसरी किस्त के रूप में 10,315 करोड़ रुपए 20 करोड़ 62 लाख जनधन खातों में भेजे गए। 1,70,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार कोरोना वायरस संकट से निपटने में लोगों की मदद करने के लिए मुफ्त अनाज और नकद सहायता उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में झारखंड में जल जीवन मिशन पर अमल के लिए 572 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। राज्य में 2023-24 तक 100% परिवारों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाने की योजना बनाई गई है। झारखंड में 54 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 4,37,000 के पास पाइपों के जरिए पानी की सप्लाई की सुविधा उपलब्ध है। 2019-20 में 98,000 परिवारों को पाइपलाइनों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया। 2020-21 में झारखंड में 12 लाख परिवारों को पाइपलाइनों से पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के दौरान 15 ब्लॉकों और 4,700 गांवों में सभी परिवारों को पाइपलाइनों से जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत लाने की योजना है। झारखंड में आकांक्षी जिलों की संख्या 19 है और राज्य को सलाह दी गई है कि वो योजना बनाते समय इन जिलों को प्राथमिकता दें। इसी तरह अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अधिकता वाले गांवों, पानी की किल्लत वाले इलाकों और सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों पर विशेष रूप से ध्यान देने को भी कहा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भावी पीढ़ियों को बेहतर और हरी भरी धरती की विरासत सौंपने के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि ये दिन पूरी प्रकृति के परस्पर जुड़ाव की याद दिलाता है।
ट्विटर संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि भारत में जैव विविधता और पर्यावरण के संरक्षण की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष ये दिवस वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में आया है और विश्व ने इस चुनौती से निपटने के लिए एकजुटता दिखाई है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया है कि हम सभी ने संकट में सहयोग का जो सबक सीखा है, उससे आपदा की इस घड़ी में भी और मजबूत तथा समझदार होकर हम सामने आएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में प्रकृति की वनस्पति संपदा के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हम अगली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण सौंपेंगे। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल की थीम है बायोडायवर्सिटी, यानी जैव विविधता। वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता को, जैव विविधता को करीब से देखने का अवसर भी मिला है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ पर्यावरण सीधे हमारे जीवन, हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है। इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य लगाएं और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें जिससे प्रकृति के साथ आपका हर दिन का रिश्ता बना रहे। बिजली मंत्री आरके सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #I कमिट अभियान की शुरुआत की। भविष्य में ऊर्जा कुशलता, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली बनाने के लिए सभी पक्षों से आह्वान किया गया है। ये अभियान ऊर्जा एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने सरकारों, कंपनियों, बहुस्तरीय और द्विस्तरीय संगठनों, विशेषज्ञों और व्यक्ति विशेषों को एकजुट करने के लिए शुरू किया है। इस संबंध में श्री सिंह ने कहा कि देश में ऊर्जा से संबंधित पूरी श्रृंखला में बदलाव का प्रयास किया जा रहा है। इससे पूरे देश में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की हरियाली बनाए रखने में महत्वपूर्ण काम किया है। राज्य की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक 3,871 जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु तथा वनस्पतियां हैं। सिक्किम के वन और पर्यावरण विभाग ने आज गंगटोक स्थित राजभवन में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर राज्यपाल गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री PS तमांग ने वृक्षारोपण भी किया। राज्य के कैबिनेट मंत्रियों और सचिवों ने भी वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया। श्री प्रसाद और श्री तमांग ने गिलोय के फायदों की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो पर्यावरण को शुद्ध रखने वाले और औषधीय पेड़ पौधे लगाएं। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण अभियान से पर्यावरण शुद्ध होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि आदिकाल से भारत में प्रकृति संरक्षण का गहरा ज्ञान और समृद्ध परंपरा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक संदेश में श्री शाह ने कहा कि हमारी संस्कृति में विभिन्न पूजा पद्धतियों में पर्यावरण संरक्षण समाहित है। उन्होंने बेहतर कल के लिए लोगों से पर्यावरण का संरक्षण करने की अपील भी की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजमार्गों पर होने वाले मनुष्यों और पशुओं की मौत को रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी शुरुआत करते हुए श्री गडकरी ने लोगों को सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी और निरंतरता मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देश भर में 5,000 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना के कारणों को दूर करने के लिए अस्थायी और स्थायी उपाय तत्कालिक आधार पर किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन में धैर्य, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति की कई गाथाएं आपने सुनी होंगी। इसी तरह की एक गाथा महाराष्ट्र में नासिक के एक यातायात पुलिसकर्मी की भी है, जिसने बेकार फेंकी गई प्लास्टिक के खाली बोतलों के गमलों में पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश की। हमारी मुंबई संवाददाता की रिपोर्ट।
बात यदि पर्यावरण की रक्षा की हो तो हर इंसान को हमेशा जागरूक और चिंतनशील रहना चाहिए और इसी का एक उत्तम उदाहरण पेश किया है नासिक के एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी श्री सचिन जाधव ने। कुछ दिनों पहले तक नासिक आगरा राष्ट्रीय महामार्ग प्लास्टिक की खाली बोतलों से लैस था। पैदल यात्रा कर जो श्रमिक अपने गाँव लौट रहे थे उनके द्वारा फेंकी गई इन बोतलों को देख श्री जाधव बहुत विचलित हुए। उन्होंने इन बोतलों को जमा कर इनमें जड़ी बूटी, रंग बिरंगी फूल और अन्य पौधे लगाए। इन बोतलों को अब बड़े सलीके से बैरिकेड्स और हाईवे के किनारे पर रखा गया है। यही नहीं, इस भीषण गर्मी में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए कुछ खाली बोतलों में पानी भरकर भी रखा गया है। पर्यावरण की रक्षा में श्री जाधव की निस्वार्थ सेवा कई लोगों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होगी। कुणाल शिंदे के साथ मैं निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। खेल मंत्रालय ने अपने कार्यक्रम फिट इंडिया के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ हाथ मिलाया है। इसके जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत देश के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्म श्रृंखला बनाई जाएगी। इस श्रृंखला का उद्देश्य न केवल स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना है, बल्कि इन खेलों से जुड़ी संस्कृति और धरोहर का संरक्षण करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य युवाओं के बीच विभिन्न राज्यों की संस्कृति और विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करना है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों और अध्यापकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सूचना पुस्तिका सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 जारी की है। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में ऑनलाइन पुस्तिका जारी करते हुए कहा कि कोविड-19 की स्थिति में ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा का चलन बढ़ रहा है और अध्यापक छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एनसीईआरटी बच्चों और अध्यापकों को सुरक्षित ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सिविल सेवा परीक्षा 2019 के बकाया उम्मीदवारों की व्यक्तित्व परीक्षा 20 जुलाई से शुरू होगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज एक विशेष बैठक की, जिसमें कोविड-19 की वजह से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन खोलने और केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही रियायतों के मद्देनजर आयोग ने परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं की संशोधित सूची जारी करने का फैसला किया है। यूपीएससी परीक्षाओं के संशोधित कैलेंडर का विवरण आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। 2019 की सिविल सेवा परीक्षा के जो उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षा नहीं दे पाए थे, उनके इंटरव्यू 20 जुलाई से होंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को इसके लिए अलग से सूचित किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रवर्तन अधिकारी और लेखाधिकारी के पदों के लिए 4 अक्टूबर 2020 को निर्धारित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके लिए नई तारीखों की घोषणा यूपीएससी की वेबसाइट पर 2021 के कैलेंडर में प्रकाशित की जाएंगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट तहसील के बिहारी गांव में एक अज्ञात आतंकवादी के मारे जाने के एक दिन बाद सुरक्षा बलों ने आज इलाके में बड़ा तलाशी अभियान चलाया। राजौरी पुंछ रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक विवेक गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों के घुसपैठ करने का सुराग मिला था, जिसके बाद आज जोरदार तलाशी अभियान शुरू किया गया। कल इलाके में आतंकवादियों की घुसपैठ और छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने थोड़ी देर की गोलीबारी में एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया था। मंत्रालय ने कहा, वरिष्ठ राजनयिक राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी श्री राहुल श्रीवास्तव वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस गावी को 1 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संकट के समय में विश्व के साथ एकजुट है। उन्होंने कहा कि भारत ने देश में उपलब्ध दवाओं का भंडार 120 से अधिक देशों के साथ साझा किया है। पड़ोसी देशों के साथ एक समान कार्यनीति अपनाकर जरूरतमंद देशों की मदद की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का रुख सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि के सिद्धांतों से निर्देशित होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने नए कार्यकाल में सुधारों के साथ बहुआयामी प्रणाली के लिए नया दृष्टिकोण अपनाएगा।
डॉक्टर जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निर्वाचित पद सुरक्षित करने के लिए भारत के प्रचार के लिए उसकी प्राथमिकताओं की रूपरेखा वाली पुस्तिका जारी किए जाने के अवसर पर बोल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव इस महीने की 17 तारीख को होना है। एशिया प्रशांत समूह का एकमात्र स्वीकृत उम्मीदवार होने के कारण भारत की उम्मीदवारी की सफलता की प्रबल संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे के साथ चर्चा की। कोरोना वायरस से निपटने में भारत के पूर्ण सहयोग का भी आश्वासन दिया। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महिला जनधन खाता धारकों को तीसरी किस्त का भुगतान शुरू किया। केंद्र सरकार ने झारखंड में जल जीवन मिशन पर अमल के लिए 572 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। विश्व भर में आज पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सरकार ने किया शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में मानव और पशुओं की मौत रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया। कोविड-19 महामारी से ठीक होने की दर 48.27% हुई और भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध स्नान यात्रा का आज पुरी में शुभारंभ। देश भर में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने की दर 48.27% पहुंच गई है। 1,09,462 लोग ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 5,355 लोग ठीक हुए हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 400 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या अब 18,601 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इस बीमारी से 33 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही ये संख्या 1,155 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में ठीक होने वालों की दर 68.9 हो गई है। नागालैंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 14 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 94 हो गई है। जम्मू कश्मीर में कल श्रीनगर के बटमालू में 65 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसमें कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि होने पर प्रदेश में कोरोना महामारी से मौत का शिकार हुए लोगों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। सबसे अधिक 9 मौतें श्रीनगर जिले में हुई हैं। बारामूला में 7, अनंतनाग में 5, कुलगाम में 4, शोपियां, बडगाम और जम्मू में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि बांदीपोरा, कुपवाड़ा, डोडा और उधमपुर में एक एक व्यक्ति की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। इस बीच प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की संख्या 3,142 हो गई है। केरल में एक ही दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक 111 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 973 हो गई है, जबकि आज 22 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में कोविड-19 महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए
क्षेत्रीय सहयोग दल में 5 मंत्रियों को शामिल किया है। इस दल में वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, जो कंटेनमेंट और राहत संबंधी गतिविधियों का समन्वय करेंगे। इस बीच तमिलनाडु में आज कोविड-19 महामारी से 1438 नए रोग संक्रमित पाए गए हैं। ये लगातार छठा दिन है जब संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1000 से ज्यादा रही है। हालांकि इसी अवधि में 861 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में 12,697 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। पुडुचेरी में कोविड-19 के 5 और नए मामले सामने आने से राज्य में इनकी कुल संख्या 68 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मलाडी कृष्णा राव ने बताया कि इस बीच ठीक हुए 6 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 62 लोगों का इलाज चल रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बलविंदर सिंह परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आकाशवाणी से बातचीत के दौरान नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर VK पॉल ने लोगों से आग्रह किया है कि वो कोरोना वायरस के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए एक दूसरे से मिलते समय सामाजिक दूरी बनाए रखें। We ensure that there is universal social distancing. We ensure that the transmission chain of this deadly virus is broken once and for all. And the only effective way forward for us is to conform to the guidelines of ensuring fullest possible social distancing through lockdown. कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीका विकसित करने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं में इसके परीक्षण के महत्व पर जोर दिया। लैब को सेल कल्चर सिस्टम जो होता है, उसके जो सेल्स हम लैब में ग्रो करते हैं लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर, उसमें हम अब वायरस इन्फेक्ट करके और ज्यादा मात्रा में वायरस बना सकते हैं। तो हमने शुरू किया, उसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। जैसे उससे का एक चीज ये होती है कि हम ज्यादा वायरस बना के उसको वैक्सीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इनएक्टिवेट करके, या जो हमारे सेल्स हैं जिसमें वायरस ग्रो हो रहा है उसको हम कोई नया ड्रग हुआ या कोई नया पदार्थ हुआ जो पेड़ से निकला है या किसी और वनस्पति से निकला है, तो उसका अगर कोई एंटी कोविड-19 या कोविड-19 की दवा के रूप में इस्तेमाल हो सकता है क्या, तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, आतिथ्य सत्कार सेवाओं और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखना है। सभी होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, धार्मिक स्थलों, कार्यस्थलों और अतिथि सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो। परिसर में केवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देंगे। सभी जगहों पर थूकना सख्त वर्जित होगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की बजाय खाना लेकर जाने की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। खाना पहुंचाने वाले व्यक्ति ग्राहक के दरवाजे पर ही खाने के पैकेट छोड़ देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने और फेस मास्क के उपयोग की सलाह दी है। आरोग्य सेतु ऐप को भी उपयोग करने की सलाह दी गई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध स्नान यात्रा आज पुरी में शुरू हुई। इसका आयोजन हिंदू पंचांग के ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को किया जाता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों को मंदिर के स्नान मंडप पर लाया जाता है। इसके बाद इन विग्रहों को 108 पात्रों में परंपरा के अनुसार शुद्ध जल में स्नान कराने के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाता है। एक रिपोर्ट। शाम के समय स्नान कार्यक्रम के संपन्न होने पर भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को भगवान गणेश का गजवेश पहनाया जाता है। परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि स्नान यात्रा के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए राजवैद्य की देखरेख में एकांत में रखा जाता है। इस दौरान श्रद्धालु उनके दर्शन नहीं कर सकते और उनके 3 पटचित्रों को दर्शन के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आयुर्वेदिक उपचार के बाद भगवान एक पखवाड़े में स्वस्थ हो जाते हैं। इस वर्ष कोरोना आपदा की वजह से ये समारोह बिना श्रद्धालुओं की उपस्थिति के मनाया जा रहा है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
मेघालय सरकार ने आज विभिन्न धार्मिक स्थलों को खोलने के मुद्दे पर धार्मिक नेताओं के साथ बैठक की और राज्य के धार्मिक स्थलों को 14 जून से खोलने का निर्णय किया है। ये बैठक राज्य के मुख्यमंत्री कोडराड के संगमा और उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने बुलाई थी। बैठक के बाद श्री तिनसोंग ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक सार्थक रही। सभी धार्मिक नेताओं ने इस मामले पर सरकार के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत ओमान में फंसे 166 भारतीय नागरिक आज बिहार के गया पहुंचे। सभी यात्री राज्य के विभिन्न भागों से हैं। इन सभी को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बोधगया के विभिन्न हॉस्टलों में 7 दिन के लिए क्वारंटीन में भेज दिया गया है। इस बीच कुवैत से लौटे 300 यात्रियों की क्वारंटीन की अवधि पूरी होने के बाद होटल से उनके घर भेज दिया गया। गुजरात सरकार ने आउटडोर फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों को आज से अनुमति दे दी है, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्रों में शूटिंग की अनुमति नहीं होगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सूचना और प्रसारण विभाग ने इस संबंध में कल एक अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना के अनुसार फिल्म निर्माताओं को जिले में किसी भी फिल्म संबंधित गतिविधि शुरू करने से पहले जिला कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेनी होगी। कंटेनमेंट जोन का कोई भी व्यक्ति फिल्म संबंधी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले सकेगा। फिल्म कलाकारों को सिर्फ कैमरे के सामने ही मास्क निकालने की छूट होगी। शूटिंग के दौरान सभी सदस्यों को मास्क पहनना, अपने हाथों को बार बार साफ करना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। समूह गतिविधियों जिसमें बड़ी भीड़ शामिल है उनकी शूटिंग नहीं की जा सकेगी। मेकअप करते समय सभी मेकअप कलाकारों को पीपी किट पहनना भी आवश्यक होगा। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने या बौछार पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम लगभग 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दक्षिण की बात करें तो चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 29 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पूरब की बात करें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उत्तर की ओर चलें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में तापमान 23 से 37 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। शहर में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर बाद शाम को या रात के समय बादल छा सकते हैं। गिलगित में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर बाद शाम या रात को आमतौर पर बादल छा सकते हैं। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज रायगढ़ जिले के लिए 100 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की घोषणा की। उन्होंने चक्रवाती तूफान निसर्ग से सर्वाधिक प्रभावित अलीबाग तालुका का दौरा करने के बाद ये कहा कि ये राशि आपात राहत के तौर पर दी जा रही है और इसे किसी राहत पैकेज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। श्री ठाकरे ने कहा कि अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद केंद्र सरकार से मदद मांगी जाएगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तथा संपूर्ण दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल स्थितियां बन रही हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम दबाव के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कुछ हिस्सों और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन के दौरान बरसात होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण राजस्थान में अगले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में भारी बरसात का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे के साथ चर्चा की। कोरोना वायरस से निपटने में भारत के पूर्ण सहयोग का भी आश्वासन दिया। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महिला जनधन खाता धारकों को तीसरी किस्त का भुगतान शुरू किया। केंद्र सरकार ने झारखंड में जल जीवन मिशन पर अमल के लिए 572 करोड़ रुपए की मंजूरी दी।
विश्व भर में आज पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सरकार ने किया शहरी वन कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में मानव और पशुओं की मौत रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।